LIC was always been an investor, but for this time it's going to be different. This time LIC is coming before the investors to get invested in. तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट IPO ऑफ LIC। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या LIC के IPO में इन्वेस्ट करना ठीक है, क्या हमें IPO में अप्लाई करना चाहिए, क्या मैं अप्लाई करूँगा, देखते हैं इस वीडियो में। बने रहें लास्ट तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो hey guys, this is Advan और I am a currently LIC policy holder। तो एज अ कस्टमर या एज अ पॉलिसी होल्डर अगर हम देखें तो हो सकता है हम LIC को पसंद करते हो या हो सकता है हमें वो ना बिल्कुल भी पसंद ना हो, बट एज अ पॉलिसी होल्डर मुझे LIC बहुत ट्रस्ट है, वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि अगर मैंने LIC में पैसा अपना डाला हुआ है, मैंने अगर एज ए इन्वेस्टमेंट मैं उसमें कर रहा हूँ, एज अ पॉलिसी में ली हुई है, तो मेरा पैसा बिल्कुल सेफ है। लाइक जैसे हम बैंक में पैसे बिल्कुल सेफ समझते हैं अपने, ऐसे ही पूरा इंडिया LIC को बिल्कुल सेफेस्ट मानता है, और जो कि है भी। पर एज अ शेयर होल्डर अगर हम देखें तो हमें थोड़े दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। लाइक आई पर्सनली थिंक, इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करूंगा पूरा। वी समटाइम्स मिक्स बोथ ऑफ दीज थिंग्स। वी समटाइम्स थिंक्स लाइक अगर एज अ कस्टमर अच्छा है तो एज अ शेयर होल्डर भी अच्छा ही होगा। लाइक नॉर्मली जो हम ब्लू चिप स्टॉक्स में देखते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए जो मैंने अब तक बोला आपको, अगर बाटा अपने किसी भी शू का प्राइस 40 से 50% कम कर देती है, एज अ कस्टमर आई डोंट थिंक मुझसे ज़्यादा खुश कोई हो, बट एज अ शेयर होल्डर आई डोंट थिंक कि मैं इतना सेटिस्फाई होऊंगा इस डिसीजन से, क्योंकि मुझे डर रहेगा कि अब इसके प्रॉफिट्स का क्या होगा, अब इसके मार्जिन का क्या होगा। इतना कम मार्जिन कर दिया बाटा ने अपना। तो एक आप मेरा पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप मेरा समझ पा रहे होंगे जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम हमेशा 3 चीज़ें ज़रूर देखते हैं। फर्स्ट इज कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ, सेकेंड कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, एंड थर्ड कंपनी के रिजर्व ग्रो हो रहे हैं नहीं। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, पर मेनली हम इन 3 पैरामीटर्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इन लॉन्ग रन यही चीज़ें मैटर करती हैं कि कंपनी का शेयर बढ़ेगा या नीचे आएगा, डिक्रीज होगा। तो मेन यही रीजंस हैं। पहला पैरामीटर हम डिस्कस करते हैं जो थोड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री है। इन लास्ट 8 years LIC हैज लॉस्ट इट्स 8% मार्केट शेयर। बहुत ज़्यादा 8% होता है। इन द ईयर 2016 LIC का मार्केट शेयर 74% था, और इन करंट ईयर 2022 LIC का मार्केट शेयर डिक्रीज होकर 64% पे आ गया है। तो एक बहुत बड़ा डिक्रीज हुआ है ये। इसका जो मेजर रीज़न है वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। जनरली हर गवर्नमेंट कंपनी के साथ ऐसा ही हुआ है, और उसका रीज़न ये है कि जैसे उस पर्टिकुलर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज एंटर करती हैं, गवर्नमेंट की ग्रोथ गिरने लगती है। लाइक आप देखेंगे एयरलाइंस के सेक्टर में, पहले एयर इंडिया मोनोपोली कंपनी थी, उसके बाद जब बाकी कंपनीज आने लगी, इंडिगो एंड ऑल, तो उसका मार्केट शेयर कम होने लगा। सेम ऐसे हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में हुआ है। अब प्राइवेट सेक्टर्स एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं, तो LIC की ग्रोथ रुक गई है, बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही है LIC। बैंकिंग सेक्टर में भी ऐसे ही हुआ, जब से प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं बैंकिंग सेक्टर में, SBI की मोनोपोली हट गई है। और इसमें कुछ मतलब गलत बात भी नहीं है, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट ओन कंपनी को सोशल वेलफेयर के हिसाब से भी देखना है, उसको लोगों की मदद भी करनी है, सिर्फ वो प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं कर रहे। लेट्स कम बैक टू LIC। तो अगर हम बात करें रिवेन्यू ग्रोथ की, तो ये इसका एक वीक पॉइंट आ गया, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इंश्योरेंस सेक्टर, ग्रोथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। जो न्यू प्रीमियम्स आ रहे हैं वो 17% से ग्रो हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पॉलिसीज़ बिकनी बंद हो या फिर लोग पॉलिसीज़ खरीद नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ग्रो हो रही है। बहुत डिफरेंस ये है, पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो हो रही है 17% से, और LIC ग्रो हो रही है 7% से। LIC उस स्पीड से ग्रो नहीं हो पा रही जिस स्पीड से बाकी पूरी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। LIC ने अपना 8% मार्केट शेयर क्यों लूज किया, इतने कम परसेंटेज से LIC क्यों ग्रो हो रही है, तो डिस्कस करते हैं वो पॉइंट्स। फर्स्ट इज इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एंड सेकंड इज इसका मार्जिन ऑन एवरी प्रोडक्ट। LIC की मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम सबको पता ही है। 93% ऑफ LIC पॉलिसीज आर सोल्ड बाय इट्स एजेंट्स। बहुत बड़ा नंबर है, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस एक तरह से उसके एजेंट्स ने ही संभाला हुआ है। नॉट ओनली दिस, किसी भी प्राइवेट प्लेयर का मार्केट में 40% ज़्यादा शेयर ही नहीं है, 40% ज़्यादा रेशियो ही नहीं है। तो LIC का पूरा बिजनेस डिपेंडेंट है इंडिविजुअल एजेंट्स पर। तो अगर LIC को पता है कि उसका 93% बिजनेस उसके एजेंट्स लेकर के आते हैं, तो इसका मतलब LIC डायरेक्ट
टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू या ऑनलाइन एग्रीगेटर के साथ मिलकर के इतना वो नहीं बेच पाएगा। और अगर इसने ऐसा किया भी, LIC ने ऐसा किया भी कि आप हमारी पॉलिसीज ऑनलाइन खरीदो या फिर पॉलिसी बाजार के थ्रू खरीदो, तो उसके जो एजेंट्स हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। ऑब्वियसली उनकी इनकम पर बहुत बड़ा फ़र्क आएगा अगर सब लोग ऑनलाइन खरीदने लगे पॉलिसी। तो LIC ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि LIC को पता है उसका 93% बिजनेस उसके एजेंट्स ला। तो यही है सबसे बड़ा रीज़न कि पूरी इंडस्ट्री 17% से ग्रो हो रही है और सिर्फ LIC 7% से। नो डाउट LIC की डिजिटल प्रेजेंस है, पर इतना वो पुश नहीं दे सकती अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लाइक वो कटिंग एज वेबसाइट नहीं है उसकी, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स में इतनी अच्छी प्रेजेंस नहीं है। इस वजह से पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑनलाइन ग्रो कर रही है और LIC यहाँ पे लैग कर रही है। उसका सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट ये वाला। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड रीजन एंड दैट इज मार्जिन ऑन प्रोडक्ट्स। LIC का जो मेन प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, वो है उसका इन्वेस्टमेंट प्लान। LIC इज मोर फोकस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान रेदर देन टर्म प्लान्स। यही कारण है कि उसके मार्जिन इतने कम है। लाइक टर्म प्लान को आप ऐसे मान लीजिए कि जितना ज़्यादा कोई भी कंपनी जितने ज़्यादा टर्म प्लान्स बेचेगी उसका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही हाई होगा। इन्वेस्टमेंट प्लान्स में मार्जिन इसलिए नहीं होता कि IRDA ने भी रेगुलेशंस निकाली हुई हैं कि कोई भी फंड मैनेज करने वाली कंपनी 2.25% से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। सबसे बड़ा रीज़न ये है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी इतना ज़्यादा मार्जिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। लाइक अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड्स वगैरह में, तो आपने देखा भी होगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड 2% से ज़्यादा 2.25% ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। तो हमने वीक पॉइंट डिस्कस करे LIC के, अब कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिस्कस करते हैं। लाइक सिंस 1956 टू ईयर 2000 LIC वॉज द ओनली कंपनी इन इंश्योरेंस सेक्टर मोनोपोली। ईयर 2000 के बाद प्राइवेट सेक्टर्स आने लगे, तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होने लगी। और अभी भी इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी LIC ही है। नॉट ओनली दिस, अगर बात करें ग्लोबली की, तो LIC 5th नंबर पर आती है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि LIC वॉज ऑलवेज एन इन्वेस्टर टिल नाउ। लाइक यू कांट इमेजिन, ऑलमोस्ट इन एवरी कंपनी LIC हैज स्टेक ऑफ ऑलमोस्ट 5%। पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से 1.5 गुना बड़ी है LIC अकेली। पूरी 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी है। एक और इसका जो वीक पॉइंट है वो ये भी है, ये एक्चुअली इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, दोनों हैं ये, कि 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी है। जो वीक पॉइंट है वो अब आता है कि हर एक एक्शन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती ही है। आप इस तरह से मान लीजिए, इन शॉर्ट LIC गवर्नमेंट का फंडिंग बैंक है। अगर आपको ध्यान हो, इन द ईयर 2020 जब येस बैंक में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तब गवर्नमेंट ने फोर्सफुली SBI को और LIC को बोला था कि येस बैंक के शेयर बाय करो। तब LIC और SBI ने मिलकर के 2 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस पे येस बैंक का 49% स्टेक एक्वायर किया था। और इस एक्विजिशन की मदद से गवर्नमेंट ने येस बैंक को डूबने से बचाया। डिसीजन के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन था कि गवर्नमेंट इतना ध्यान रख रही है सबका। पर अगर हम एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट आगे किसी कंपनी को ऐसे एक्वायर करने के लिए बोल सकती है। किसी कंपनी अगर 100% ओनरशिप इस कंपनी में गवर्नमेंट की ही है, तो गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच क्यों रही है, वो भी सिर्फ 3.5%। मतलब क्या बेनिफिट होगा उससे? उसका मेन रीज़न ये है, जब 2020 में बजट लॉन्च हुआ था, तब उसमें फिस्कल डेफिसिट होने के कारण यानी कि फंड्स की शॉर्टेज होने की वजह से गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कुछ परसेंट स्टेक अपना हम LIC से कम करके जो पैसा वहां से आएगा उसको हम बजट में एडजस्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट अपना स्टेक इसीलिए कम कर रही है, उसका मेन रीज़न यही है। पहले गवर्नमेंट अपना 5 से 10% स्टेक बेचने वाली थी, जो नंबर्स में कुछ 1 लाख करोड़ हो रहा था। तभी पहले हाइप बन रहा था बहुत कि LIC का IPO 1 लाख करोड़ का आने वाला है या इस तरह से। पर अब ये बात है मार्च 2020 की, और उस टाइम यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस के कारण तब उसने IPO अपना लॉन्च नहीं किया। और अब मई 2022 में जब IPO लॉन्च कर रही है, तो उसने अपना स्टेक 10% से कम करके 3.5% पे आ गई है। तो वो अपना स्टेक 10% से कम करके 3.5% बेच रही है बस। इन नंबर्स अगर हम बात करें तो ये कुछ 20 से 22 हज़ार करोड़ के आसपास। एक जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा वो ये है कि बहुत ही फेयर वैल्यूएशन है और बहुत ही अट्रैक्टिव भी। हम किसी इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो हम उसकी PE रेशो या प्राइस टू बुक वैल्यू ना देखकर हम उसकी एम्बेडेड वैल्यू देखते हैं। एम्बेडेड वैल्यू अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बात करें तो सिंपली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर प्रॉफिट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस प्लस नेट एसेट वैल्यू ऑफ द कंपनी।
ये उसकी एम्बेडेड वैल्यू होती है। तो जब भी हम किसी इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो हम उसकी एम्बेडेड वैल्यू देखते हैं, और अभी तक जितनी भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड हैं सबकी एवरेज एम्बेडेड वैल्यू 3.4 टाइम्स है। और अगर हम LIC की बात करें तो LIC ने अपनी वैल्यूएशन सिर्फ 1.1 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू पे लगाई है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हम कह सकते हैं इसको। अब बात करते हैं LIC की IPO डिटेल्स, कब आ रहा है, अलॉटमेंट डेट कब है, लिस्टिंग डेट कब है। तो LIC की पब्लिक बिडिंग डेट है 4 मई से लेकर 9 मई तक। प्राइस रेंज इसकी 902 से लेकर के 949 तक है। लॉट साइज 15 का है। अलॉटमेंट डेट 12 में। शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 16 मई को। लिस्टिंग डेट 17 में, मतलब 17 तारीख को मार्केट में ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ये LIC का IPO है तो कुछ तो स्पेशल बनता है। तो LIC के जो 2 लाख एम्प्लॉयज़ हैं LIC ने उनके लिए स्पेशल 45 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा है ताकि वो सब अप्लाई कर सकें। और LIC के पॉलिसी होल्डर्स उनको तो स्पेशल बेनिफिट देना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी गिनती ही इतनी है। 30 करोड़ लोग इस टाइम LIC के करंट पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो उनके लिए स्पेशल LIC ने 60 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा है अपने इशू प्राइस से। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा है LIC का। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी डिस्काउंट है, बल्कि इतना ही नहीं, अभी और भी कुछ एडवांटेजेस हैं, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने पहले कभी IPO में अप्लाई किया तो आपको पता है हम एक पैन कार्ड से एक ही IPO में अप्लाई कर सकते हैं। बट इस बार बात को चला गया, इस बार आप अगर LIC के एम्प्लॉय हैं, पॉलिसी होल्डर हैं, रिटेल इन्वेस्टर तो हैं ही, तो आप तीनों अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप एक बारी में 6 लाख तक की एप्लीकेशन की बिड लगा सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं तब भी आप 2 जगह से अप्लाई कर सकते हैं, एज एन पॉलिसी होल्डर और एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो बहुत अच्छा बेनिफिट ये LIC ने दिया है इस बार। और अगर आप पॉलिसी होल्डर भी नहीं है तो आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर तो अप्लाई कर ही सकते हैं। सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन गाइस। अगर आपने देखा हो इंडिया के अभी तक के सबसे बड़े IPO, टॉप 10 लार्जेस्ट IPOs ऑफ इंडिया अभी तक डिस्काउंट पर ही चल रहे हैं अपने IPO प्राइस से। मतलब इतना अच्छा मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं है उनका। जैसे पेटीएम था, कोल इंडिया था, रिलायंस पावर था, अभी तक अपने IPO प्राइस पे वापस आ ही नहीं पाए हैं। तो इतना अच्छा, जितना ज़्यादा हाइप हो जाता है ना IPO का, उतना ही ज़्यादा, मैंने तो पर्सनली यही एक्सपीरियंस किया है, उतना ही ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस ढीली रहती है। इन शॉर्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। पर एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि अभी जो करंट GMP प्राइस चल रही है अनऑथराइज मार्केट में, वो 75 से लेकर 90 के बीच है। तो जिन इन्वेस्टर्स को 60 रुपीज़ का डिस्काउंट या 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, अलॉट हो जाते हैं शेयर्स अगर, तो उनको एक एडवांटेज जरूर मिलेगा ये वाला। पर अगेन एक वीक पॉइंट साथ साथ चल रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और इसकी लिस्टिंग डेट थोड़ी सी दूर भी है, 17 मई को ये लिस्ट होगा। तो उस टाइम मार्केट की क्या हालत रहेगी, क्या पोजीशन रहेगी, उस टाइम के हिसाब से लिस्टिंग डिपेंड उसी पे करेगी मेन। तो अब बात आती है मैं इन्वेस्ट करूँगा या नहीं। जस्ट फॉर अ लिस्टिंग गेन आई विल अप्लाई वन लॉट, बट फॉर इन्वेस्टिंग पर्पज़, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज़ मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। फॉर इन्वेस्टिंग पर्पज़ बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सब कुछ अच्छा है इसका, पर जैसे कि मैंने डिस्कस किया, मैंने बताया आपको कि इसकी ग्रोथ मतलब डिक्रीज ही हो रही है लास्ट 8 ईयर्स से। तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अब बढ़नी शुरू हो जाएगी IPO के बाद। अगर हो सकता है अगर 1-2 साल में कुछ इंप्रूव लगा तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर इट इन फ्यूचर, बट अभी के लिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस पर नहीं जाऊँगा। फॉर लिस्टिंग गेन्स डेफिनेटली आई विल अप्लाई 1 लॉट। इतना ही था गाइस, अभी तक जितनी मैंने नॉलेज ली, जितनी मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी। आगे भी फाइनेंस की जो मैं नॉलेज लूँगा, जो मैं सीखता रहूँगा, यहाँ पे आके सिखाता रहूँगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह की फाइनेंस की वीडियोज़ लाता रहूँगा, सीखता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।